हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो 10th क्लास की जियोग्राफी चैप्टर 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने जाना था रिसोर्सेज क्या हैं, वे सारी हमारे इन्वायरमेंट में वो सारी थिंग्स जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं वो क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। फिर रिसोर्सेज को कैसे हमने प्लानिंग करनी है, कैसे कंजर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में क्लियर की थी। अब ये 10th की जो ज्योग्राफी है इसमें आप सारे चैप्टर रिसोर्सेज के ही पढ़ोगे। ठीक है, पहले आपने रिसोर्सेज पढ़ा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फिर अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्या हमारे लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी रिसोर्सेज हैं? तो यस। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ोगे आप वाटर रिसोर्सेज, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, फिर मिनरल्स, फिर ये सारी चीज़ें आप रिसोर्सेज के रूप में पढ़ते जाओगे। तो आज हम ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें फुल चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारी नीड को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले तो यही जानोगे, इसकी थीम को जानोगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वी, हम और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब वी ह्यूमन अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। अब इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझोगे कि वी ह्यूमन अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें क्या क्या है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, जितने भी आपकी जितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ होंगी, जैसे इंसेक्ट की स्पीसीज़ है, एनिमल्स की है, प्लांट की है, और ह्यूमन बींग्स, सारे मिलकर के एक क्या बनाते हैं बेटा, इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स वेब है, जो अपने आप में एक चैन है, एक कॉम्प्लेक्स वेब है। तो इन विच वी आर ओनली अ पार्ट। अब ह्यूमन बींग्स अगर ये समझे कि इसका मेन मैं ही हूँ, इसका मुख्य पार्ट मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा इकोलॉजिकल सिस्टम एक्सटेंड करता, ऐसा नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग्स इस इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है जो अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है इसमें। ठीक है ना, ये देख रहे हो लाइन पीछे से, ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। ठीक है, फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। वो कहाँ एग्जिस्ट करता है उसको खुद नहीं पता, वो स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन बींग्स और इस इकोलॉजी सिस्टम पर डिपेंड है। तो इतनी सी चीज़ आपको समझ आई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, सारे मिलकर के एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स वेब है, और ह्यूमन बींग्स सिर्फ इसका एक पार्ट है, वो अपने आप को इसमें स्टैंड कर रहा है और उस पर क्या है, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर डिपेंड है। और जब ये सारे एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग्स सारे मिलकर के जब इन्होंने एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया तो उसको क्या है, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। जो सारी जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ में एनिमल्स में देखो आप, शेर, चीता, भालू, बंदर, ठीक है, सारे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज, तो इसमें सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसको क्या है, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स वेब है, ह्यूमन बीइंग सिर्फ इसका एक पार्ट है। ठीक है, बाकी सब मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए, ये तो इसमें सिर्फ एक एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जितना सिस्टम इनके लिए ज़रूरी है उतने ही ह्यूमन बीइंग्स और अदर सभी इस सिस्टम पर डिपेंड हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक टर्म आती है फ्लोरा और फौना, उसको देखते हैं। थीम आपको समझ आ गई है चैप्टर की। ठीक है, अब देखते हैं बेटा
आगे देखोगे, देयर आर मैनी लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। हमारा अर्थ, हमारे जो प्लेनेट अर्थ है उस पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहते, बल्कि बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, प्लांट की हैं, इंसेक्ट्स की हैं, एनिमल्स की हैं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि देयर आर मैनी लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। उनमें से क्या है, उनमें से एक तो है एनिमल स्पीसीज, ठीक है, एनिमल की प्रजाति, एनिमल्स की। दूसरी है आपकी प्लांट स्पीसीज और दूसरी है आपकी वर्ड्स, तीसरी, ठीक है ना। तो एनिमल, प्लांट्स और वर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि एनिमल्स, प्लांट और वर्ड्स, इन सब की स्पीसीज, और इसको क्या बोले, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। अब इसमें बच्चे एक टर्म ये है फ्लोरा एंड फोना। ये फ्लोरा क्या है, किसको कहते हैं, और फोना क्या है, इसको देखते हैं। फ्लोरा, ऑल प्लांट स्पीसीज ऑफ द अर्थ। जितनी भी हमारी अर्थ पर किसकी स्पीसीज है, प्लांट की, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ है, वो क्या कहलाती है, फ्लोरा। और फोना क्या है बच्चे, ऑल एनिमल्स स्पीसीज ऑफ अर्थ। अर्थ पर जितनी एनिमल्स की स्पीसीज है उसको क्या कहेंगे, फोना, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फोना। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टर्म आती है एमसीक्यूज़ में भी और वैसे भी, कि व्हाट इज़ द फ्लोरा, ठीक है ना, और व्हाट इज़ द फोना। तो आपने ये चीज़ है, फ्लोरा ऑल प्लांट्स लिविंग, ऑल प्लांट्स स्पीसीज ऑफ अर्थ, फोना ऑल एलिमेंट्स स्पीसीज ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी है। थोड़ी सी बस ये है कि आपने जब थीम समझ लिया ना, तो ये सारा चैप्टर आपको ऐसे ही समझ आता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आगे इसमें अब ये देखना है कि हमारा जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, इसको हमने कंजर्व करना है। क्यों करना है, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको हमने कंजर्व करके रखना पड़ेगा, कि वाई डू वी नीड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों नीड है हमको इसको कंजर्व करने की। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। हाँ बच्चे, अब देखोगे फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा और फोना की क्या कंडीशन है वो चीज़ देखेंगे। पहला पॉइंट देखोगे, इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की टर्म में जो इंडिया है वो बायोडाइवर्सिटी की उसमें जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म में क्या है, रिचेस्ट है। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, एनिमल स्पीसीज़ या आपकी प्लांट स्पीसीज़, ठीक है, और इंसेक्ट स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखोगे कि दिस इज़ द पॉसिबली ट्वाइस एंड थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। इंडिया में जो 100% है उसका ट्वाइस या थ्राइस नंबर ही डिस्कवर्ड किया गया है स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी के उसमें, क्योंकि अभी भी बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। जो डिस्कवर की गई हैं वो टोटल की ट्वाइस एंड थ्राइस ही डिस्कवर्ड की हुई हैं। तो ये चीज़ समझ आई आपको। अगला देखते हो कि वी आर हैविली डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा एंड फोना इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे की जो लाइफ है वो फ्लोरा और फोना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। फ्लोरा मतलब आपका प्लांट किंगडम और फोना एनिमल किंगडम। तो प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम पर हमारी जो एवरीडे की जो लाइफ है, डे टू डे की लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको प्लांट किंगडम से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले पेड़ों से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, फल फूल लकड़ी मेडिसिन, ठीक है, मैनी थिंग्स आप किससे मिलती हैं, आपको प्लांट से। और इतना ही ज़रूरी हमारे लिए एनिमल्स हैं। एनिमल से आपको सबसे पहले मिल्क, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एनिमल हैं जिनकी स्किन वगैरह से उसको व्यापार किया जाता है, ठीक है, हॉर्न का व्यापार किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लोरा और फोना से मिलती हैं, जो हमारी एवरीडे की जो लाइफ है वो डिपेंड है फ्लोरा और फोना पर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आई। तो आगे हाँ तो बोलिए, नेक्स्ट टर्म आएगी अब आपकी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब ये क्या है कि अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, हमको कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि वाई डू वी नीड इट, हमको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपके
दो पॉइंट हैं, इनको अच्छे से समझोगे कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो क्या प्रिजर्व होके रहेगा? हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व होके रहेगी। और जो हमारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम कौन से होते हैं? एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, तो जब हम अब अपनी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, किसके लिए करेंगे? कि अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए कंजर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर इसको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो जो हमारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है यही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो बैलेंस होके नहीं रहेगी। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखें कि इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। अब हमको यहाँ कंजर्व, अब इसको कंजर्व करना क्यों चाहिए? क्योंकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करेगा? प्रिजर्व करके रखेगा हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी? प्लांट और एनिमल्स की। अगर प्लांट और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है उनको अगर आप प्रिजर्व करके नहीं रखोगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने आगे भी इन फ्यूचर इनके ब्रीड को देखना है, इन स्पीसीज़ को आगे देखना है तो उसको कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इससे हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? प्रिजर्व होके रहेगी प्लांट और एनिमल्स की। ठीक है ना, अब सपोज़ करो कि अगर आपके पास गाय या बकरी कोई एनिमल है, उसकी जो ब्रीड है, कई प्रकार की ब्रीड के होते हैं, तो उनकी ब्रीड के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? कि इनकी जेनेटिक ब्रीड बढ़ती रहे। ठीक है, उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अगर कंजर्वेशन नहीं करोगे तो ब्रीड वहीं ख़त्म हो जाएगी और आगे इन फ्यूचर वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसका क्या था कि आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखेगा एनिमल और प्लांट की, किसके? बेटर ग्रोथ के लिए और ब्रीडिंग के लिए। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे कि इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ वैरायटी। अब हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जो क्रॉप ऑफ वैरायटी है, जिसको हम पुराने अपने लंबे टाइम से फसल लेते आ रहे हैं, अगर उनकी हम फसल लेते आ रहे हैं और उनके हम सीड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आगे उस फसल को हम नहीं ले पाएंगे। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कंजर्वेशन नहीं करते हो तो वो चीज़ वहीं पर फिनिश हो जाती है, वो आगे उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अब सपोज़ करो अगर आपने गेहूँ खेत में से फसल ली, बीट की फसल ली, अगर आपने उसका सीड बचा के नहीं रखे तो आगे कैसे बोओगे? कैसे आपकी फसल आएगी? तो इसके लिए इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंड, क्योंकि हम डिपेंड हैं, किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चरल पर। ठीक है ना, तो वी आर डिपेंड ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ वैरायटी। अब जो फसल की जितनी भी वैरायटी हैं उनका कंजर्वेशन करोगे तो आगे भी आप फसल ले सकते हो। ठीक है ना, अगला देखोगे कि फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर आप मछली पालन करते हो तो आप एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखोगे। अगर मछली पालन, जैसे मछली कुछ लोग क्या करते हैं कि मछली ईट, मतलब उनका खाना होता है, वो खाते हैं। अगर वो खाते रहेंगे और उनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो एक टाइम ये होगा उनको मछली खाने को भी नहीं मिलेगी, जो खाने वाले हैं उनके लिए। तो फिशरीज़ यानी मछली पालन करना होगा फिश को कंजर्वेशन करने के लिए, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये इस पर क्या है? हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस। ठीक है, बहुत लोग डिपेंड रहते हैं ये चीज़ें खाने के लिए। तो अगर आप इसका कंजर्वेशन नहीं करोगे तो इसीलिए हमको कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होकर रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ आई थी कि कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। क्यों? कि इससे हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व होकर रहेगी और हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल्स की बेटर ग्रोथ के लिए और ब्रीडिंग के लिए, वो हमारी प्रिजर्व होकर रहेगी। और उसके बाद एग्जाम्पल आपने देखा कि एग्रीकल्चर पर जब बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल से आपकी फसल आएगी तो आपका कृषि होगी अच्छी, तो खान पान अच्छा होगा, उससे आपकी आगे व्यापार भी बढ़ता है, आपकी इकोनॉमी भी होती है। ठीक है ना, तो स्टिल डिपेंड ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ द वैरायटी। इसको कंजर्व करोगे तो आगे भी फसल मिलेगी। अगर फिशरीज़ करोगे, मछली पालन करोगे, तो जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व होकर रहेगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको समझ आएंगी। एक बार और अच्छे से देख सकते हो।
हाँ, अगली टर्म देखते हैं कि स्टेप टेकन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब कंजर्वेशन तो करना है, लेकिन कैसे करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए थे कि इस तरह से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको कैसे कंजर्व करके रखा जाए, किस तरह से उनके लिए कंजर्वेशन के लिए ये पता लग गया कि हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए। सबसे पहले कि द इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया। वो कब बनाया था? 1972 में। ठीक है ना। सबसे पहला कदम था कि 1972 में एक एक्ट बनाया कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया 1972 में, सबसे पहला कदम। उसके बाद फिर एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। जितनी भी स्पीसीज इंडेंजर्ड थीं, जो ख़त्म होने वाली थीं या ख़त्म होने की कगार पर थीं, तो उनकी एक लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट को ऑल इंडिया में पब्लिश किया गया कि ये जो स्पीसीज़ हैं ये क्या है, इंडेंजर्ड लिस्ट में। उस लिस्ट को क्या किया गया बच्चे, पब्लिश किया गया कि एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जिन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है उनकी एक लिस्ट बनाई गई जो इंडेंजर्ड लिस्ट में थी और उसको पब्लिश किया गया। दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था कि द ट्रस्ट ऑफ प्रोग्राम टुवार्ड्स द प्रोटेक्शन the remaining population certain endangered species by the banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade and wildlife। अब यहाँ पर ये कदम क्या था कि ये जो प्रोग्राम चलाया गया तो इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो बाकी पॉपुलेशन बची थी उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। उसके लिए कानून बनाएगा, लीगल प्रोटेक्शन दिया कि इनको न तो कोई हंटिंग करेगा इनकी, ठीक है, हंटिंग पर बैन लगाया गया, और न कोई वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इनकी जो स्किन का, इनके जो हॉर्न्स हैं, उनका बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने बैन किया, रिस्ट्रिक्शन लगाया कि वाइल्ड लाइफ का कोई भी न तो ट्रेड करेगा, और बैन लगाया किस पर, हंटिंग पर, कोई भी इनका शिकार नहीं करेगा, और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल कानून बनाया गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आइए आपको अच्छे से, एक बार और पढ़ोगे कि द ट्रस्ट ऑफ प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम चलाया गया उसमें से टुवार्ड्स द प्रोटेक्शन टू द रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बची थी इंडेंजर एनिमल वो स्पीसीज थी, उनकी जो पॉपुलेशन बची है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया इनको कि इनका न तो कोई शिकार करेगा न ट्रेड करेगा। ठीक है, इनके हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए इनको क्या दिए गए बेटा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने उठाए थे कि इस तरह से इसको, जो हमारी स्पीसीज हैं इंडेंजर्ड लिस्ट में हैं, उनको इस तरह से प्रिजर्व करना पड़ेगा, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, और इसको बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया था कि कोई भी न तो हंटिंग करे, रिस्ट्रिक्ट बैन लगा दिया, न कोई वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करेगा, क्योंकि शिकार करने के बाद क्या करना है, उनका ट्रेड ही करना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आई होगी कि स्टेप कौन कौन से लिए थे। गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्ट पारित किया, उसके बाद एक लिस्ट पब्लिश कराई कि इंडेंजर्ड लिस्ट में कौन कौन से जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनकी लिस्ट पब्लिश कराई, फिर उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया कि न हंटिंग की जाएगी, हंटिंग पर बैन लगाया, और उनकी वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है ना, उनके हैबिटेट को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपको समझ आई, एक बार और अच्छे से पढ़ लोगे। हाँ, अब देखो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिए, नियम बना दिए, कानून लगा दिए कि ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक्ट ही पास कर रही है, नियम कानून ही बना रही है, बल्कि कुछ इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर रही थी। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कानून ही बना के छोड़ दे रही थी, एक्ट पास करके ही छोड़ दे रही थी, बल्कि कुछ इंस्टीट्यूशन भी तैयार कर रही थी कि इस्टेब्लिश ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन, जो प्रोटेक्शन करने के जो इंस्टीट्यूशन थे वो बनाए गए। उसमें देखोगे आपने कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए,
कुछ नेशनल पार्क बनाए गए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज़ इन वाइल्ड लाइफ 567 है। और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उनकी संख्या कितनी है, 18 है इंडिया में। और नेशनल पार्क हैं 106 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए इंस्टीट्यूशन कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए और नेशनल पार्क बनाए गए। ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और नंबर ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ आगे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए। ठीक है, कि गवर्नमेंट लॉन्च फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। कुछ स्पेसिफिक एनिमल थे जो इंडेंजर लिस्ट में थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए। उन प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए टाइगर का, तो उसका एक प्रोजेक्ट पास किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। ठीक है, टाइगर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट, टाइगर के नाम से। दूसरा आएगा आपका जो एशियाटिक लॉयन, ये क्या था बेटा, स्पेसिफिक एनिमल में आए थे। क्या आए थे, स्पेसिफिक एनिमल में। तो सबसे पहले टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, लॉन्च किया गया। दूसरा एशियाटिक लॉयन के लिए एशियाटिक लॉयन प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉयन। ठीक है ना, इसमें रेंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पास किया गया एशियाटिक लॉयन को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा घड़ियाल के लिए इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, घड़ियाल को प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा था, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अगला देखोगे ब्लैक बग। ब्लैक बग स्पेसिफिक एनिमल में लिया गया था, इसको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ब्लैक बग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आगे देखोगे राइनोसोरस। राइनोसोरस को स्पेसिफिक एनिमल में प्रोजेक्ट राइनोसोरस चलाएगा इनके लिए, कि इनको प्रोजेक्ट राइनोसोरस के उसमें इनको कंजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अगला देखोगे स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के नाम से इनके लिए प्रोजेक्ट दिया गया, इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ आई थी। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस्टेब्लिश ऑफ प्रोटेक्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये 3। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए। उसमें आप देखो टाइगर को प्रोजेक्ट टाइगर, एशियाटिक लॉयन को रिस्ट्रक्चर प्रोजेक्टन, और आपके घड़ियाल को इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ब्लैक बग के लिए ब्लैक बग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइनोसोरस के लिए प्रोजेक्ट ऑफ राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और अपने 1-2 बार आपको रिवाइज करते रहोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए चीज़ों को कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे। नंबर ऑफ सेंचुरी, नंबर ऑफ रिजर्व और नंबर ऑफ पार्क, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी MCQs में बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आप देखोगे। अगला देखते हैं। हाँ, तो अभी देखेंगे, अभी हमने जितने भी प्रोजेक्ट देखे थे, कौन कौन से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए थे, उनमें से हम अपने इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है ना, तो जो टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, तो पहले टाइगर के बारे में देख लेते हैं कि टाइगर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ इन द फनल वेब। जो टाइगर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका फनल वेब में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फनल वेब के लिए। ठीक है, एनिमल किंगडम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कौन, टाइगर। ठीक है ना, ये चीज़ देखो, टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्रिल्ड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। पिछले 100 सालों में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा कम हुई थी। ठीक है ना, कितनी हुई थी ये भी देख लेते हैं कि 1817 में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 55,000। ठीक है ना, कितनी थी, 55,000। लेकिन 1970 तक, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो
100 सालों का दिखाया कि 1870 में कितनी थी 55,000 और 1970 में कितनी रह जाती 1,827, ठीक है 1827, ठीक है। तो ये इतनी डिक्रीज हुई है टाइगर की जो पॉपुलेशन थी। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि टाइगर की पॉपुलेशन इतना 100 सालों में इतनी डिक्रीज हुई, क्यों हुई? उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने के जो रीज़न थे, वो पहला रीज़न क्या था बच्चे? पॉचिंग फॉर ट्रेड, कि लोग क्या करते हंटिंग करते थे, शेर की, चीते वगैरह। ये अभी हम प्रोजेक्ट टाइगर पढ़े टाइगर के बारे में, तो टाइगर की जो हंटिंग की जाती है उसकी जो बॉन्स, उसकी जो स्किन होती ना, बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी, लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि ट्रेड करते थे, पहले शिकार करना है, फिर उसकी स्किन और बॉन्स वगैरह का ट्रेड करना था। तो जो डिक्लाइन होने का जो मेन कारण क्या था कि पॉचिंग फॉर ट्रेड, ठीक है ना। तो उनके जो ट्रेड करते थे इसी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हो रही थी। तो दूसरा पॉइंट देखो, पहला देखिए पॉचिंग फॉर ट्रेड, दूसरा था श्रिंकिंग हैबिटेट, जो उनके आवास थे, जो जंगल थे वो कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, तो उनके जो हैबिटेट थे वो कम होते जा रहे थे, तो इस वजह से उसकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। तो श्रिंकिंग हैबिटेट। उसके बाद डिप्लेशन ऑफ द प्रे बेस स्पीसीज, डिप्लेशन ऑफ द प्रे बेस स्पीसीज, जिन स्पीसीज को वो खाते थे, जो उनका भोजन बनती थी, वो स्पीसीज भी कम हो गई। इसकी वजह से टाइगर का क्या हुआ? टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि जब उनको खाना नहीं मिलेगा पेट भर के, तो फिर वो क्या हो गया? डिक्रीज होने लग जाएंगी। तो तीसरा कारण मेन ये था कि डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, ठीक है। फोर्थ कारण क्या था? ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहाँ क्या था कि ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो बढ़ती जा रही है तो फिर क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट साफ़ करते जा रहे हैं, जंगलों को, वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि जहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके जो आवास भी ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो इस तरह से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर जंगल ख़त्म होंगे तो एनिमल्स पर तो डिक्लाइन होना ही है। तो यहाँ पर एक मेन कारण यही था कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ये 2 पॉइंट देख लोगे कि टाइगर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ इन द फनल वेब। फनल वेब में वाइल्ड लाइफ की जो फनल वेब थी, फनल वेब मतलब आपका एनिमल किंगडम में इम्पोर्टेंट रोल था इनका, किसका? टाइगर का। तो टाइगर पॉपुलेशन है ड्वेल्ड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, 10 साल, जो 100 सालों में इतनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई इनकी 55,000 से 1,827 पिछले 100 सालों से। तो जो रीज़न थे वो रीज़न देगा पॉचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है बच्चे। तो अच्छे से ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका कि अब इनको किस तरह से आपने आगे बढ़ाना है, किस तरह से इनकी सुरक्षा करनी, कैसे इनको इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आज की डेट में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट के कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो सबसे पहला देखोगे बच्चे कि रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है ना। अभी तक आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो अब फॉरेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहला है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं कि ओन्ड बाई गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही इन पर वो होता है अधिकार, ठीक है ना। तो ओन्ड बाई गवर्नमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड। ये जो रिजर्व होती, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, न तो इसमें कोई फ्यूल लेने के लिए जा सकता है, न ग्रेजिंग करा सकता है। मतलब पूरी तरह से ये गवर्नमेंट के उसमें होते हैं, गवर्नमेंट उनको ही मैंडेटरी होती है, ठीक है। ओन्ड बाई गवर्नमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट अलाउड, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं, किसी की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। इसको पूरी तरह बाउंड्री में कवर किया जाता है, रिजर्व किया जाता है कि कोई बाहर कोई ह्यूमन बींग्स अपनी कोई भी किसी भी फ़ायदे के लिए इसमें एंट्री ना कर सके, ठीक है ना। अगला देखें, कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। इनको बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट कंसीडर किया गया है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इन जगहों पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। आगे देखते हैं बच्चे
प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो होते हैं ये भी गवर्नमेंट द्वारा ही ओन किए जाते हैं, कि ओन्ड बाई गवर्नमेंट। लेकिन इसमें क्या है कि लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, वुड, ग्रेज एंड देयर लाइव स्टॉक। इसमें क्या होता है कि जो रिजर्व थे उसमें किसी की एंट्री नहीं थी, किसी को अलाउड नहीं था। लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी सी छूट देती है कि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो फ्यूल के लिए या ईंधन, चारा और उसके लिए अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उनके लिए उसमें जा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट की निगरानी में होते हैं कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट को कहीं कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है ना। तो ये कौन सा था, प्रोटेक्टिव पूरी तरह प्रोटेक्शन में है, लेकिन जो लोकल पीपल हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है, जो अपनी लाइवलीहुड नीड है उनको पूरा कर सकें उसके लिए। ठीक है। व्हाट स्टिल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। अगर ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटे, ये जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है ये आपके राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला देखते हैं। अगला हमने देखा कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रेजेंट इन जम्मू, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लोकल पीपल आर नॉट अलाउड कलेक्ट फ्यूल, वुड, ग्रेज देयर लाइवलीहुड। ठीक है। वट स्टिल ह्यूमन एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये कहाँ पर प्रेजेंट इन राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट था आपका फॉरेस्ट में, सबसे पहले आपने रिजर्व देखा था, फिर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट था। अब देखेंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या है बेटे, इनको कौन मैनेज करता है, कि गवर्नमेंटल एजेंसी और प्राइवेट। ठीक है ना, दोनों ही मिलकर उसको मैनेज करते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है। मैनेज्ड बाई प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल एजेंसी। गवर्नमेंट की जो एजेंसी प्राइवेट उस पर थी वो उसको मैनेज करती हैं। इसमें ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउडेड इन देम। ये जो फॉरेस्ट होते, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा, जो एजेंसियों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, तो इसमें सारे ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटी है, सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड की जाती हैं। इसमें चरावा भी है, लकड़ी भी काट सकते हैं, मतलब अपनी जो डेली की नीड है उनको पूरा कर सकते हैं। उनमें सबको जाना अलाउ है उनमें, कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन देम। दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेस्टलैंड। ये वेस्टलैंड पर कंसिस्ट है। और प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ स्टेट पार्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है ना। गुजरात में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के गुजरात में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है इसका, कि जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, उनको दोनों का मेल जो होता है वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। पहले अनक्लास्ड फॉरेस्ट को समझ आ गया होगा। उसके बाद एक जो ये पॉइंट था कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट दोनों मिलके कौन से फॉरेस्ट बनता है, ये परमानेंट फॉरेस्ट। और 100% एरिया में जितने में भी फॉरेस्ट है उसका 75% में परमानेंट फॉरेस्ट है। ठीक है ना। टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट का मतलब 100% जो एरिया है फॉरेस्ट के लिए, उसमें से 75% एरिया में कौन से हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट से मतलब समझ आ रहा है ना, कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट दोनों में कोई मिला के क्या हुआ, परमानेंट फॉरेस्ट है। और ये सबसे ज़्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट है ये कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चे, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। तो ये एमपी में ज़्यादा है परमानेंट फॉरेस्ट। तो ये चीज़ आपको तीनों समझ आए थे, रिजर्व, ठीक है, प्रोटेक्टिव और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तीनों का मतलब समझ आया और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। और 100% में से 75% परमानेंट फॉरेस्ट हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब देखते हैं कि आगे जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। आगे पॉइंट देखते हैं।